पॉलिटी के वन लाइनर्स हमने स्टार्ट करे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेवलपमेंट हुई थी, इंटरिम गवर्नमेंट, कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, सोर्सेज एंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये 12 शेड्यूल है उसके बारे में, मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन सी लिस्ट में है, ये सब कुछ, नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जो अब पहले पढ़ाती हूँ प्रीएम्बल के बारे में, क्वेश्चंस देखो। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है संविधान सभा में वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो कि डिक्लेयर करता है कि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के सोर्सेज अगर हम देखें तो यूएसएसआर से हमने आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिया है, और फ्रांस से हमने रिपब्लिक का आइडिया और आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं, वो लिया है। यूएसए से हमने प्रीएम्बल का आइडिया लिया है। सेक्युलर का मतलब क्या है? देखो, सेक्युलर का मतलब है कि हम हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। प्रीएम्बल जो है वो अमेंड हुआ था कब? एक ही बार अमेंड हुआ है आज तक। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जब हुआ था तब प्रीएम्बल अमेंड हुआ था, और 3 वर्ड्स उसमें इंसर्ट करे गए थे जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। प्रीएम्बल जो है उसको हम प्रीफेस या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, और 3 टाइप्स के जस्टिस बेसिकली प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। एंड सी, किसी भी एनसीईआरटी बुक के बाहर आपको प्रीएम्बल मिल जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो बेसिकली कौन कौन सा वर्ड? जो सोशलिस्ट है ये रहा, और जो सेक्युलर है ये 1976 में ऐड हुआ था। जस्टिस कितने टाइप के हैं? 3, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, 5 टाइप की है ये। ऑर्डर में याद होनी चाहिए, ये नहीं पहले बिलीफ लिख दिया फिर फेथ लिख दिया, ऑर्डर में याद करना। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी गिवन है। टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड जो है बाद में ऐड किया गया है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ठीक है, इसको जो है अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ये हिंदी में पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगता है, याद होना चाहिए लाइन टू लाइन। आगे देखो, जो प्रीएम्बल है वो बताता है कि हमें हमारा जो संविधान है उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। पीपल, स्टार्टिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? लोग हैं भारत के, और ये कौन बताता है? प्रीएम्बल। नेचर ऑफ स्टेट यहां से पता लगता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कब एडॉप्ट हुआ था? 26th day of November 1949। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इंटीग्रिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे देश के ऊपर कोई भी किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई दबदबा नहीं है। जो हम रूल्स बनाते हैं अपनी मर्जी से बनाएंगे। सोशलिस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे ये ऐड हुआ था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, सरकार जो है इंडिया की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश में जो है वेलफेयर करे और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करे देश में। ठीक है, सोशल जस्टिस बेसिकली प्रमोट करे। सेक्युलर बताई चुकी हूँ। रिपब्लिक यानी कि कोई भी हेरिडेटरी रूलर नहीं है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई प्रेसिडेंट, बेसिकली अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी आम इंसान बन सकता है, ऐसा नहीं है कोई हेरिडेटरी रूल है। बेसिकली मोनार्की जो है वो नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को डिटेल में देखें तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी दोनों आपके होते हैं। ठीक है। इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म के आइडियल्स पे हमारा देश चलता है। एंड दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसका एम क्या है? इट एम्स टू एंड पॉवर्टी एंड टू एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हुई थी प्रीएम्बल से रिलेटेड। 3 जजमेंट्स बेसिकली हुई थी। फर्स्ट है ये बेरूबरी यूनियन केस 1960 में हुआ था।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है, तो उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। फिर हुआ था केशवानंदा भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, 1973 में। इसने बोला था, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एक केस हुआ था LIC इंडिया केस 1995 में। LIC बेसिक एक कंपनी थी। दिस केस वाज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, 1995 में हुआ था। इसमें बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। फिर एक था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। जो जस्टिस थे उन्होंने बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये नाम आ जाता है कि किन्होंने प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। नाम याद कर लेना, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो पहले 4 आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 1 में क्या मेंशन्ड है, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है हमारी कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं, या टेरिटरीज दैट विल बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, वो भी इसके अंदर मेंशन करी जाएगी। आर्टिकल 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द यूनियन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 ये बोलता है कि अपनी स्टेट की बाउंड्रीज को, कंट्री की बाउंड्रीज को आप ऑल्टर कर सकते हो, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो। आजकल जो है मांग उठी हुई है केरला का नाम चेंज करने की टू केरलम, राइट। इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज, सब कुछ आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 it itself declares that laws made under article 2 and 3 are not to be considered as amendments of the constitution। अगर आर्टिकल 2 और 3 का यूज करा जाएगा तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। आर्टिकल 368 में क्या होता है, आर्टिकल 368 में बेसिकली ये प्रोविजन दिया होता है कि हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि आर्टिकल 2 और 3 को अगर हम अमेंड कर रहे हैं, 2 और 3 में कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। तो इन दोनों के हम ऊपर हम आर्टिकल 368 के प्रोविजंस नहीं लगाएंगे। इन दोनों को हम सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं बाय ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। पार्लियामेंट में डायरेक्ट लॉ वगैरह बनाया और आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस कर दिए, 2 और 3 के तहत चेंजेस कर दिए। बेसिकली अगर आपको स्टेट का नाम चेंज करना है तो आपको उसमें आर्टिकल 368 के प्रोविजंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मेजॉरिटी से, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी जो है टू इंक्लूड एनी स्टेट इनसाइड इंडियन यूनियन किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आर्टिकल 1 में लिखा है। ध्यान रखना कि इंडिया जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, BR अम्बेडकर ने एक रीजन दिया था इसके बारे में, पता हो तो कमेंट्स में बताना। ओके, एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28। कितनी यूटीज है, 8। और नंबर ऑफ स्टेट्स प्रिजर्व फॉर यूटीज इन लोकसभा वो है 20, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर को भी डिवाइड करा गया 2 यूटीज में, कब किया था, 31 अक्टूबर 2019। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा रोल था इसमें। 1947 से 49 के बीच में हमारे जो देश में प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट थी, जो राज्य वगैरह थे, जो राजा जिस राज्यों में थे, उनको इंडिया में ऐड करने की दिक्कत हमारे यहाँ पर थी। तो बेसिकली 552 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे यहाँ पे, 549 तो इजीली ऐड हो गई थी। 3 प्रिंसली स्टेट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। कश्मीर में तो आज भी डिस्प्यूट है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच में। हैदराबाद को इंडिया में ऐड किया गया बाय ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या था, बेसिकली पुलिस एक्शन था ये, कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इन्वेड किया हैदराबाद को और इंडियन यूनियन में ऐड कर दिया। जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम यानी कि लोगों से वोटिंग कराई गई कि आप इंडिया में ऐड होना चाहते हो, पाकिस्तान में ऐड होना चाहते हो या अलग से रहना चाहते हो, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने यही दिया था ऑफर प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो आप इंडिया में ऐड हो जाओ या पाकिस्तान में ऐड हो जाओ या इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रह जाओ। तो रेफरेंडम कराया गया जूनागढ़ में, मैक्सिमम लोगों ने बोला इंडिया में ऐड होंगे, तो इसको इंडिया में ऐड कर लिया गया। कश्मीर ने बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन तो कर दिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था आपका, कि एक डॉक्यूमेंट थी, लीगल डॉक्यूमेंट थी, जिसपे अगर आप साइन करोगे इंडिया के फेवर में या पाकिस्तान के फेवर में, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को साइन करना था कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो। तो कश्मीर ने वैसे साइन तो कर दिया था कि हम इंडिया में होना चाहते हैं शामिल, बट पाकिस्तान
और इंडिया के बीच में कश्मीर का काफी बड़ा डिस्प्यूट है, तो वो आउट ऑफ दिस टॉपिक है। तो बेसिकली सिर्फ ये याद रख लेना आप कि कश्मीर ने जो है साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, पाकिस्तान नहीं मानता। जो भी सिचुएशन है वो बाद में किसी दिन कवर कर लेंगे। कमिटीज देखते हैं फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब प्रिंसली स्टेट ऐड हो गई, ठीक है, इंडियन यूनियन बन गया। अब इंडियन यूनियन के अंदर जो स्टेट्स कार्व आउट होनी थी उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए एक धर कमेटी जो है, धर कमीशन बनाया गया जून 1948 में। उसने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को हम बांट दो, आप लोग बांट दो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फिर उस टाइम पे देश में जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था कि आप स्टेट्स बनाओ अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बेसिस। तो फिर एक कमेटी और बनाई गई, JVP, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल सिर्फ इसके मेंबर्स थे। दिसंबर 1948 में बनाई गई थी ये। इस कमेटी ने जो है रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज को एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। फिर आती है फजल अली कमीशन, आपका आता है दिसंबर 1953 में। इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि लैंग्वेज शुड बी द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और पहली स्टेट जो लैंग्वेज से बनी वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। इसमें बेसिकली आपका इसके एक लीडर थे फेमस, उनका नाम बताना। उन्होंने आपका जो है अनशन किया था, फास्ट ऑन टू डेथ, और उनकी डेथ हो गई थी। उसकी वजह से जो है जवाहरलाल नेहरू को ये स्टेट बनाना नहीं पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश बना था ये भी कमेंट्स में बताना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखो 1956, तो इसके अकॉर्डिंग 14 स्टेट और 6 यूटीज क्रिएट हुई थी इंडिया में ऑन 1 नवंबर 1956। और जो ये 14 स्टेट्स थी वो थी बिहार, असम, MP, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मैसूर स्टेट, मद्रास, केरला, जम्मू कश्मीर, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, UP एंड ओडिशा। और 6 यूटीज थी। फर्स्ट वॉज दिल्ली, सेकेंड वॉज त्रिपुरा, थर्ड वॉज मणिपुर, फोर्थ वॉज हिमाचल प्रदेश, फिफ्थ वॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सिक्स्थ वॉज लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स। बेसिकली ये पूरा एक ही नाम है, लक्षद्वीप आज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये रेफरेंडम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑपरेशन पोलो समझा चुकी हूँ, एक बार रीड कर लेना। फिर गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट कैसे बने? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से। केरला और कर्नाटका कैसे बने स्टेट्स? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। नागालैंड कैसे बना एक स्टेट? स्टेट ऑफ नागालैंड 1962। हरियाणा, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। दोनों की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। हाई कोर्ट कहाँ पे है इनका? कमेंट्स में बताना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत ये स्टेट्स बनी। सिक्किम को स्टेट का दर्जा दिया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। मिजोरम देखें तो स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट बेसिकली थी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1986। अरुणाचल प्रदेश 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। फिर है गोवा। गोवा के ऊपर कौन सी कंट्री रूल करती थी? कब गोवा आजाद हुआ था? कमेंट में बताना। 1960s हिंट दे देती हूँ, ब्रिटिश लोग इस पर रूल नहीं करते थे, पोर्चुगीज करते थे, बताई दिया। खैर ओके, गोवा 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत इसको स्टेट का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के टाइम पे स्टेट बना था। यूके बेसिकली उत्तराखंड। ओके, सो यूनाइटेड प्रोविंस UP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 चेक कर लेना, यूनाइटेड प्रोविंस है या यूनाइटेड स्टेट्स प्रदेश है, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटी पढ़कर। ओके, नेक्स्ट झारखंड, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। अच्छा खासा रिवाइज हो गया होगा टॉपिक ये। आगे देखेंगे सिटीजनशिप नेक्स्ट वीडियो में।